वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, राज्य सरकार की तरफ से सभी राज्य कर्मचारियों को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस यानी RGSS के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिसके अंतर्गत कई मामलों में कैशलेस सुविधा है और कई मामलों में रीइंबर्समेंट यानी पुनर्भरण का प्रावधान है, जिसमें आप किसी हॉस्पिटल, खास करके निजी अस्पताल में अगर इलाज करवाते हैं तो उसके बाद में उसके जो भी पेमेंट है उसका पुनर्भरण है वो किया जा सकता है, और जिसके संबंध में मैंने कई बार अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बना रखे हैं। आज हम बात करेंगे RGSS से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो खास करके जो नए कार्मिक है उनके लिए पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि RGSS क्या है, कौन कौन से बेनिफिट ले सकता है, किस तरीके से बेनिफिट ले सकता है। तो सबसे पहले तो आप अगर इसकी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं और मोबाइल में लेना चाहते हैं तो एक ऐप है RGSS कनेक्ट ऐप। RGSS कनेक्ट ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसके संबंध में विस्तार से वीडियो बना रखा है कि ये ऐप किस तरीके से काम करेगा, कौन कौन से मॉड्यूल इसमें होंगे। तो ये ऐप जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो ऐप में आपके सामने एक तो कार्ड मैनेजमेंट का ऑप्शन है, RGSS से जुड़े जो भी अस्पताल है उनकी सूची आपको मिल जाएगी, OPD प्रिस्क्रिप्शन अपलोड यानी जो भी डॉक्टर की पर्ची वगैरह है, प्रिस्क्रिप्शन को आप अपलोड करना चाहें तो उसकी सुविधा भी इस पर है। इसके अलावा शिकायत मॉड्यूल इसमें है और लेन देन ट्रैकर यानी आपका जो भी कितना बैलेंस रहा है, कितना आपका ट्रांजैक्शन हुआ, वो सारा इसमें आप देख सकते हैं। तो ये RGSS कनेक्ट ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें RGSS के संबंध में, जैसे मान लो पहला सवाल है कि मैं 1/1/2004 के बाद नियुक्त कार्मिक हूँ, क्या मुझे OPD चिकित्सा की सुविधा मिलेगी? तो RGSS के अंतर्गत OPD की सुविधा है वो लागू है, और जो भी कार्मिक 1/1/2004 के बाद में नियुक्त है उनको कैशलेस OPD की सुविधा उपलब्ध है। यानी आप जैसे ही अस्पताल में जाएंगे OPD में आप अपनी जो भी पर्ची कटाने के बाद में आप RGSS की पर्ची कटवाएं, उसके बाद में आप जो भी दवाई डॉक्टर वगैरह लिखेंगे तो आप RGSS द्वारा ऑथराइज जो भी मेडिकल स्टोर पे जाकर के आपको अपनी प्रिस्क्रिप्शन जो भी है डॉक्टर की पर्ची उसको अपलोड करना है। उसके बाद में एक जो TID नंबर है वो जनरेट करना है और वो आपको उस मेडिकल स्टोर पे देना है। तो आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं, आपकी जो भी दवाई है वो सारी निःशुल्क मिल जाएगी, RGSS के अंतर्गत मिलेगी। तो ये कैशलेस सुविधा आपको मिल जाएगी। उसके बाद में RGSS उपचार सुविधा के लिए जरूरी क्या क्या है, कौन कौन ले सकते हैं? एक तो राज्य सेवारत सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनर है वो ले सकते हैं लाभ। उसके लिए आपको एक तो जनाधार होना जरूरी है, SSO ID आपकी होनी जरूरी है और RGSS कार्ड आपके पास में होना जरूरी है। RGSS कार्ड आप किसी भी समय अपने SSO लॉगिन में जाकर के RGSS मॉड्यूल में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और निजी या राजकीय जो अनुमोदित अस्पताल है, राजकीय लगभग सभी और निजी अस्पताल कुछ लिमिटेड है, जिसमें राज्य के बाहर के भी कुछ अस्पताल है जिसकी लिस्ट भी मैंने कई बार वीडियो में बताई हुई है। इस साइट पे जाकर के यहाँ से आप देखेंगे तो इस साइट पे जाकर के आपके सारी लिस्टें वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। कौन कौन से हॉस्पिटल ऑथराइज्ड है, कौन कौन सी फार्मेसी है, क्या है, सारी लिस्ट आपको इस जिसकी साइट है RGSS की स्पेशल साइट है उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ से आगे और इम्पोर्टेंट बात है कि क्या आप जानते हैं कि RGSS के अंतर्गत कैशलेस सुविधा के साथ साथ समस्त सहकारी उपभोक्ता भंडार की दुकानों और अनुमोदित निजी मेडिकल स्टोर यानी कुछ ऐसे मेडिकल स्टोर भी है जो RGSS द्वारा ऑथराइज किए हुए हैं, तो वहाँ भी आपको कैशलेस की दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध करवाई जाती है। तो आप अपने नज़दीकी स्टोर को आप इस साइट से भी देख सकते हैं। अगर आप ऐप लेंगे तो वहाँ से भी आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी फार्मेसी है या मेडिकल स्टोर है वो आप पता कर सकते हैं। अब और इम्पोर्टेंट बात की, अगर आपकी किसी तरह की कोई समस्या है RGSS से संबंधित तो आप इसके हेल्पडेस्क है, तो इसके हेल्पडेस्क का जो ईमेल ID है वो है कि helpdesk.rgss@rajasthan.gov.in। इस पे जाकर के आप जो भी मैसेज है अपना कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, तो आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। अब मान लो कई लोगों के RGSS कार्ड में अगर परिवर्तन करना है, कुछ मेंबर है ऐड करने हैं, मेंबर उसमें से हटाने हैं, या और भी कोई आपकी समस्या है तो उसके संबंध में आप कैसे करेंगे? तो उसमें एडिट मॉड्यूल का ऑप्शन उपलब्ध है। तो जैसे आप SSO में जानने के बाद में RGSS जो मॉड्यूल है वो खोलेंगे तो उसमें आपको एडिट ऑप्शन है जिसमें आप स्वयं की पंजीकृत SSO ID से RGSS पोर्टल पर जाकर के और आवश्यकता अनुसार जो भी जानकारी आप जोड़ना चाहें, हटाना चाहें, किसी कार्मिक का नाम, अपने मेंबर का नाम वगैरह वो आप कर सकते हैं। और इससे पहले आप अपना जो भी जनाधार है उसको आप उसी के अनुसार अपडेट कर लें ताकि आपको आसानी रहेगी। RGSS में कई एक साथियों के साथ में समस्या आई थी कि उनका जो नंबर था, मोबाइल नंबर, वो पुराना नंबर था, अपडेटेड था, अब वो नंबर बंद हो गया किसी कारण से। अब उन्होंने नया सिम लिया तो वो जो भी RGSS का मैसेज है वो उनके पुराने नंबर पे जा रहा था, तो उसको कैसे चेंज करेंगे? तो उसके संबंध में मैं बहुत जल्दी यथासंभव आज या कल में एक वीडियो बना दूंगा, लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपने नंबर है वो अपडेट करने। तो ये भी मॉड्यूल एडिट मॉड्यूल भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद में कभी भी आप ये ध्यान रखें कि अपना RGSS कार्ड है वो किसी रिश्तेदार
वो नहीं दें, क्योंकि ये गैरकानूनी है। और आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ जैसे आप जो मेन साइट है इस पर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट रूप से एक लाइन पट्टी चल रही है कि आरजेएसएस द्वारा ब्लॉक किए गए कार्ड्स को लाभार्थियों के हितार्थ 3 माह के लिए पुनः अनब्लॉक किया हुआ है। यानी बीच में शिकायत आई थी कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे तो आरजेएसएस द्वारा ब्लॉक किए गए कार्ड को 3 माह के लिए पुनः खोला गया है, अनब्लॉक किया गया है। और यद्यपि राजकोष को हुई हानि को आरजेएसएस के बजट मद में जमा नहीं करवाने पर वापस कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये ऐसी आप गलती नहीं करें, आप कार्ड का सही इस्तेमाल करें, इसका दुरुपयोग नहीं करें। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कार्ड ब्लॉक किए थे उनको कुछ कार्ड को 3 महीने के लिए अनब्लॉक किया गया था, लेकिन अगर आपने वापस वो जो भी अगर गलत पैसा उठाया या उसको आपने आरजेएसएस के बजट में जमा नहीं कराया है तो आपका कार्ड है पूरी तरह से वापस ब्लॉक हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें। कहने का मतलब ये होगा कि आप नियमानुसार ही काम करें, अपने रिश्तेदारों वगैरह को इसका जो भी है वो लाभ नहीं दें, और आपके आरजेएसएस कार्ड को अपने और आरजेएसएस फैमिली के उपचार के उपयोग हेतु काम में लें, किसी अन्य को दुरुपयोग करने नहीं दें। आपके आरजेएसएस में या जो भी जनाधार में मेंबर जुड़े हुए हैं, आरजेएसएस कार्ड में जिस मेंबर का आपके नाम है उन्हीं का आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, उसी के लिए उपयोग ले सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि आरजेएसएस के अंतर्गत गंभीर आपात स्थिति के मामलों में अंग प्रत्यारोपण भी कवर किया जाता है। जैसे मान लो किसी की किडनी खराब हो गई या जैसे हार्ट वगैरह, इस तरह का कोई ट्रांसप्लांट का मामला है, बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मामला यानी अंग प्रत्यारोपण है, तो वो भी इसके अंतर्गत कवर किया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात कि ऐसे आरजेएसएस लाभार्थी जिनके जन आधार कार्ड में स्वयं या किसी परिजन का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है को लाभ प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने सीधी सी बात कही कि आप अपना जन आधार अपडेट रखें, और जो भी मोबाइल नंबर आपके है जन आधार में भी होना चाहिए, और अगर आप चेंज करते हैं तो पहले जन आधार में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा दें, उसके बाद आरजेएसएस कार्ड में उसको चेंज करवा लें। चेंज का प्रोसेस मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा कैशलेस सुविधा प्राप्त करने के लिए जन आधार में मोबाइल नंबर यथाशीघ्र अपडेट करा। मैंने पहले बता दिया आपको कि जन आधार में मोबाइल नंबर है उसको अपडेट करा लें, उसके बाद में डाटा फैच करेंगे या अपडेट करेंगे तो आपके वो नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, कई नए कार्मिक है जो अविवाहित है, जैसे एक है कि मैं अविवाहित सेवारत कर्मचारी हूँ और महिला है, अब उन्हें आरजेएसएस का लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सीधी सी बात है कि आप आरजेएसएस लाभार्थी बनने के लिए आरजेएसएस के वेब पोर्टल पर स्वयं के एसओसो आईडी से लॉगिन कर प्रक्रिया के दिन लाभार्थी बन सकते हैं। यानी आपको अपने एसओसो आईडी में जाना और एसओसो आईडी में जाने के बाद में आरजेएसएस पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और इसके लिए मैं आपको पहले बता दूँ कि आप अपना जन आधार है वो अपडेटेड रखें, तो आप आराम से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके बाद में अब जैसे है कि मेरी बड़ी बेटी का विवाह 2 महीने पहले हुआ है, अब मुझे इसका नाम मेरे आरजेएसएस कार्ड से हटाना है, तो ये काम कैसे होगा? मान लो किसी व्यक्ति की बेटी है जिसका विवाह हो गया और वो 18 साल से 20 साल से ऊपर हो गई, अब परिवार के मेंबर नहीं रह करके उसका कहीं और जगह शादी हो गई है, तो उसको हटाना बहुत आसान है। लाभार्थी के आरजेएसएस वेब पोर्टल में मौजूद एडिट ऑप्शन है, आप जैसे ही आरजेएसएस का जो मॉड्यूल खोलेंगे एसओसो में जाकर के, तो वहाँ एडिट का ऑप्शन है, उसमें से अगर किसी भी मेंबर को आप जोड़ सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। और जोड़ने के लिए मेंबर का जन आधार में होना जरूरी है, क्योंकि जन आधार में जो भी मेंबर जुड़े होंगे वही शो होंगे। हटाने के लिए आप किसी भी मेंबर को हटा सकते हैं, तो ये मॉड्यूल आप खुद कर सकते हैं, कि कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कि अगर कोई कार्मिक अवैतनिक अवकाश पर होने की स्थिति में अपनी मासिक आरजेएसएस की कटौती को कैसे जारी रख सकता है? तो मान लो कोई कार्मिक है जिसको अवैतनिक है, जिसको वेतन नहीं मिल रहा है, तो वो जब भी उसको वेतन मिले तो उससे एरियर के रूप में वसूल किया जाए, यानी अपनी जो भी कटौती है वो एक साथ जमा करवा सकता है एरियर ग्रुप में, तो ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा कि मैंने आरजेएसएस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन मुझे परिवार के विवरण के में परिवर्तन करना है, क्या ये संभव है? जैसे मान लो जैसे जन आधार से रजिस्ट्रेशन किया तो जन आधार में जो भी डाटा होगा परिवार के मेंबर होंगे वो आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद में उस कार्मिक की शादी हो गई या और कोई कारण हो गया और वो अपना परिवर्तन कराना चाहता है परिवार में, तो ये क्या संभव है? तो इसके लिए सीधा सा है कि जी हाँ, आरजेएसएस में एडिट का ऑप्शन उपलब्ध है, जिसकी सहायता से आप आरजेएसएस परिवार में शामिल होने योग्य सदस्य को जोड़ना अथवा भूलवश किसी सदस्य को जुड़ा हुआ कोई सदस्य तो उसको हटाना, दोनों आवश्यक जानकारी दे करके परिवार के विवरण में परिवर्तित कर सकते हैं। जोड़ना है तो मैंने आपको पहले बता दिया कि उसका नाम है वो जन आधार में होना जरूरी है। इसके अलावा अब जैसे है कि मेरे पापा का आरजेएसएस कार्ड बना हुआ है, क्या उससे मेरी बहन का इलाज हो सकता है? तो आप अगर जन आधार में नाम है और आरजेएसएस के कार्ड में जिस भी सदस्य का नाम है, यानी पूरे परिवार का है, कैशलेस इलाज होता है। अपने माता पिता को भी ऐड कर सकते हैं कर्मचारी। अब जैसे यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात कि यदि पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी है और दोनों की कैटेगरी अलग है, तो दोनों के माता पिता का इलाज किस कैटेगरी में होगा? तो अधिकारी जिस एसओसो आईडी से रजिस्ट्रेशन किया गया है उसी से होगा, यानी जिसका भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है पहले उसी से होगा, क्योंकि दोनों में से एक का रजिस्ट्रेशन होगा दूसरा उसमें ऐड हो जाएगा। और
कोई भी कर्मचारी अपने माता पिता को ऐड कर सकता है। तो महिला है तो अपने माता पिता को ऐड कर सकती है, पुरुष है तो अपने माता पिता को ऐड कर सकती है। लेकिन ऐड करने के लिए वही बात है कि आपको जन आधार वापस अपडेट करवाना पड़ेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरी दादी को हार्ट की बीमारी है और डॉक्टर ने इलाज के लिए 5 लाख रुपए का खर्च बताया, तो मैं क्या करूँ। तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। राज्य कर्मचारियों के अगर जन आधार में आपके दादी का नाम शामिल है, यानी आपके पिताजी कर्मचारी है किसी भी बच्चे के और उसके दादी का नाम उसके आधार में है, मैंने सीधी सी बात कही कि कोई भी कर्मचारी उसके माता पिता अगर उस आरजीएसएस कार्ड में शामिल है तो उनका इलाज है वो पूरा मुफ्त हो जाएगा। इसके अलावा क्या आरजीएसएस के अंतर्गत छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीके कवर होते हैं, तो इस संबंध में है कि टीकाकरण का जो है वो राजस्थान सिविल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस रूल 2021 के अनुसार कवर नहीं होते। तो टीकाकरण का अगर प्रोसेस है तो वो आपको गवर्नमेंट या किसी भी हॉस्पिटल में जाकर करना पड़ेगा, वो आरजीएसएस के अंतर्गत कवर नहीं है। अब और इम्पोर्टेंट बात कि आरजीएसएस के अंतर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से आप इलाज करवा सकते हैं और आरजीएसएस में इसे भी शामिल किया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि एलोपैथी के अलावा आप होम्योपैथी से भी आरजीएसएस के अंतर्गत इलाज करवा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्या आरजीएसएस के अंतर्गत अनुमोदित अस्पताल में डिलीवरी या सिजेरियन प्रसव की सुविधा उपलब्ध है। महिला जो भी कर्मचारी है या कोई कर्मचारी जिसकी पत्नी कर्मचारी है और जिसकी पत्नी की डिलीवरी है, तो वो सिजेरियन केस है या नॉर्मल डिलीवरी है, आरजीएसएस के अंतर्गत जो भी अनुमोदित अस्पताल है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या निजी अस्पताल हो, वहाँ बिल्कुल उनका इलाज किया जा सकता है या प्रसव की जो भी सुविधा है वो प्राप्त की जा सकती है। आरजीएसएस के तहत मातृत्व कल्याण की सुविधा दी जाती है, टीकाकरण नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीके आरजीएसएस में कवर होते हैं, तो ये मैंने पहले बता दिया कि टीका कवर नहीं होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि आरजीएसएस में पेंशनर्स के लिए आउटडोर की उपचार की सीमा बढ़ाई गई है। तो पहले जो सीमा है वो 20,000 रुपये थी, उसको बढ़ा करके अब 30,000 किया हुआ है। तो आप 30,000 की एक साल में आउटडोर की कैशलेस सुविधा ले सकते हैं और 1 अप्रैल 2023 से ये लागू है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि आरजीएसएस के लिए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की पर्ची ही मान्य है या फिर कोई भी आरएमसी यानी राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर की पर्ची चल जाएगी। तो इसके लिए सरकारी चिकित्सक की पर्ची मान्य होती है सामान्य रूप से। अगर कोई गवर्नमेंट ऑथराइज हॉस्पिटल है तो उसकी बात अलग है, बाकी सामान्य रूप से गवर्नमेंट डॉक्टर है उनकी पर्ची मान्य होती है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात की अब जैसे इसमें कौन कौन से लाभार्थी है, तो आरजीएसएस श्रेणी 7 में आरसीएस पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत पेंशनर और फैमिली पेंशनर कौन कौन शामिल होंगे परिवार में, ये कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो एक बार आप इसको अच्छी तरह से देख लें कि राजकीय कर्मचारी की पत्नी या पति, मान लो पुरुष कर्मचारी तो उसकी पत्नी और महिला कर्मचारी तो उसके पति इसमें शामिल है, जिसमें उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। संतान के संबंध में कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, तो पूर्णतः आश्रित संतान है, ऐसी संतान जो पूर्णतः माता पिता पर आश्रित हो, यानी सीधी सी बात है कि एक तो 18 साल या उससे कम बड़ी हो, और दूसरा कानूनी रूप से गोद ली गई संतान वो भी इसमें शामिल है। कानूनी रूप से तलाकशुदा या विधवा बेटी सहित, यानी अगर कोई बेटी है और जिसकी शादी के बाद में उसका तलाक हो चुका है, माता पिता के पास में रह रही है, या विधवा है, तो वो भी इसमें शामिल हो सकती है। और आश्रित संतान में बेटा 25 साल की आयु पूरी करने पर या विवाह होने पर या परिशिष्ट 14 में निर्धारित आय अर्जित करने पर, इन तीनों में से जो भी पहले हो तक ही परिवार का सदस्य होगा। तो बेटा जो भी है अगर मान लो नौकरी पे लग गया तो उसका मेंबर नहीं रह सकता। इसके अलावा उसकी आयु अगर 25 साल हो जाती है तो भी नहीं रह सकता, या विवाह हो जाए तो भी वो उसका नाम हटाना पड़ेगा। और एक निश्चित आय है वो मैं आपको बता दूंगा, तो वो भी अगर उसकी आय इतनी है तो वो फिर भाग नहीं ले पाएगा या उसमें शामिल नहीं होगा। आश्रित संतान में बेटी विवाह होने या परिशिष्ट 14 में निर्धारित आय अर्जित दोनों में से जो भी पहले हो तक ही परिवार की सदस्य होगी। बेटी का अगर विवाह हो गया तो वो सदस्य नहीं मानी जाएगी, लेकिन कानूनी रूप से अगर तलाकशुदा या विधवा है तो वो शामिल मानी जाएगी। और स्थायी विकलांगता से पीड़ित पुत्र पुत्री को हमेशा आश्रित माना जाएगा, तो वो हमेशा शामिल रहेगी। इसके अलावा माता पिता, सौतेले माता पिता को छोड़कर चाहे वो कहीं भी रहते हो, कर्मचारी मान लो कहीं रहता हो, उसके माता पिता कहीं भी रह रहे हो, तो माता पिता को तभी आश्रित माना जाएगा जब उनकी सालाना आय है वो भी निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो। तो माता पिता अगर नौकरी वाले हैं तो वो उस कर्मचारी के उसमें शामिल नहीं हो सकते, लेकिन अगर बुजुर्ग है और कोई भी उनकी नौकरी वगैरह नहीं है तो उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा योजना है राजस्थान पेंशन भोगी चिकित्सा रियायत योजना 2021 के क्रम संख्या 5 के अनुसार उनको चिकित्सा सुविधाएं जो भी वो उपलब्ध कराई जाएगी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात की मैं आरजीएसएस में पंजीकरण तो करवा लिया, लेकिन मुझे अभी तक कार्ड नहीं मिला है, क्या करूं। तो आपको कार्ड अलग से कहीं से भी मिलने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे आरजीएसएस पहले आपको एसओसो में जाना है, एसओसो जाने के बाद में आरजीएसएस जो मॉड्यूल है वो या पोर्टल है वो आपको खोलना है, या आप सीधे आरजीएसएस वाला क्लिक करें और ई कार्ड है वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसके संबंध में कई वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं।
इसके अलावा आरजेएसएस में कौन शामिल हो सकता है, तो जैसे आरजेएसएस श्रेणी बी के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारी इसमें हो सकते हैं। पेंशन भोगी की पति पत्नी दोनों हो सकते हैं। आश्रित संतान मैंने अभी क्लियर कर दिया। और अगर मान लो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांगता से पीड़ित अगर कोई पुत्र है जो कि जीविका उपार्जन में असमर्थ है तो वो शामिल होगा। इसके अलावा अब जैसे आरजेएसएस कार्ड में कोई संख्या लगी होती है तो वो क्या होती है, तो यूनिक आईडी होती है और यूनिक आईडी से ही आरजेएसएस में सारी पहचान होती है। तो जैसे आप आरजेएसएस कार्ड डाउनलोड करेंगे उसमें एक आपको यूनिक आईडी मिलेगी। अब आप स्मार्टफोन से भी आरजेएसएस कनेक्ट ऐप के माध्यम से इस तरीके का जो ऐप होगा जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आरजेएसएस कनेक्ट ऐप नाम से। अब इसमें आप अपना आरजेएसएस कार्ड है वो ई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और भी कोई डिटेल अपडेट करना चाहें तो जन आधार से डिटेल अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई ऑप्शन है। तो अगर मान लो आपके और भी कोई समस्या है तो इसके टोल फ्री नंबर या हेल्पलाइन नंबर है 181। तो 181 पे भी आप आरजेएसएस की हेल्पलाइन है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने शुरू में बता दी। अब इसके अलावा जो भी आप परामर्श वगैरह करें वो उपचार के लिए आरजेएसएस अनुमोदित अस्पताल में ही जाएं। अगर किसी निजी अस्पताल में जा रहे हैं और वो आरजेएसएस अनुमोदित नहीं है तब आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। उसकी लिस्ट आपको सही कहीं भी मिल जाएगी। और स्वचालित आईटी सक्षम मॉड्यूल का लाभ उठाकर ई कार्ड प्रिंट करें और आरजेएसएस पोर्टल जा करके आप अपना जो भी कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो जनाधार है उसमें अपना मोबाइल नंबर जरूर अपडेट करें, क्योंकि आरजेएसएस का ज़्यादा लाभ लेने के लिए आपको बार बार ओटीपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो जनाधार से जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा वो आप अपडेट कराएं। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना कार्ड नहीं दें। और ओटीपी वगैरह है तो वो आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अपना ओटीपी वगैरह है वो किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं देना है। और आरजेएसएस का अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। विजिलेंस टीम इसकी निगरानी कर रही है और मैंने इसकी जो साइट पे ही आपको बता दिया कि यहाँ इसकी जो मेन साइट है इसी पे अभी भी चल रहा है कि जो कार्ड ब्लॉक किए गए थे उनको कुछ समय के लिए ओपन किया गया था। और अगर मान लो उसकी पालना नहीं होती है तो आप वापस वो कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, तो ये ध्यान रखें। तो इस तरीके से आरजेएसएस जो लाभार्थी स्वयं की पंजीकृत एसओ आईडी के माध्यम से ही आरजेएसएस कार्ड ट्रैकर के द्वारा अपनी आईपीडी और ओपीडी की लिमिट है वो देख सकते हैं। यानी अभी तक आपने कितना मान लो इलाज करा तो उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, क्या हुआ। अगर मैंने पहले भी वीडियो काफ़ी समय पहले इसका वीडियो बना रखा है कि आप किस तरीके से अपनी लिमिट चेक करेंगे। फिर भी अगर आपका कमेंट होगा या आवश्यकता होगी तो मैं लेटेस्ट वीडियो बता दूंगा कि आपको आईपीडी यानी इंडोर पेशेंट के रूप में आप हैं या आउटडोर पेशेंट के रूप में आप अगर चिकित्सा सुविधा लाभ ले रहे हैं तो अपनी एसओ में जाकर के किस तरीके से चेक करेंगे कि आपने कितना दवाई ले ली, आपकी जो 20,000 या 30,000 की जो भी लिमिट है उसमें से कितना आपने प्राप्त कर लिया बेनिफिट, वो सारा आप मिल जाएगा। एसओ आईडी की पासवर्ड या ओटीपी है वो कभी भी आप किसी के साथ शेयर नहीं करें। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि मेरे पति सेवारत कर्मचारी है, क्या मैं हमारे आरजेएसएस कार्ड में इस्तेमाल अपने भाई का इलाज करवा सकती हूँ। तो अगर कोई महिला है वो अपने भाई का इलाज है तो वो नहीं करवा सकती, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो कर्मचारी है उसके भाई उसके पुत्र पुत्री या संतान पत्नी का तो हो जाएगा, लेकिन पत्नी के भाई यानी उसके साले का इलाज है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आरजेएसएस कार्ड में मेंबर भी नहीं होगा और वो नियमानुसार मेंबर नहीं होता है। तो सीधी सी बात है इसका जवाब नहीं होगा। और कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ आरजेएसएस फैमिली के इलाज के लिए है, किसी अन्य व्यक्ति के इलाज करवाने के लिए कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और कर्मचारी पर कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसी गलती आप नहीं करें। तो ये थी सबसे आसान तरीका है कि आप जैसे मान लो अभी अस्पताल में जाकर के अपना ट्रीटमेंट करवाना है और अपनी जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसको आप अपलोड करना है, तो सबसे आसान तरीका आप जैसे एसओ में जाएंगे, आप गूगल में सर्च करके एसओ आईडी खोलेंगे, फिर उसमें आरजेएसएस में जाएंगे तो उसमें काफ़ी समय लगता है। तो आप सीधा आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लें आरजेएसएस कनेक्ट, और उसको डाउनलोड करने के बाद में आप सारा काम आप आसानी से हो जाएगा। तो ये थी पूरी महत्वपूर्ण जानकारी आरजेएसएस के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। और आरजेएसएस के संबंध में मैंने प्रत्येक टॉपिक पे अलग से वीडियो काफ़ी बना रखे हैं, तो वो भी आप जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।